Hello guys, welcome back to Percham Classes. This is Piyush, your English mentor. 50 Golden Rules की इस awesome series को हम ऑलरेडी कई सारे sections में पढ़ चुके हैं और आप देख रहे हो कैसे हम easily बहुत सारे previous year में आए हुए questions को solve कर पा रहे हैं through these 50 Golden Rules. तो I hope आप आगे भी बहुत सारे questions को कर पाओ, खुद से भी बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो। जो आपको क्वेरीज होती हैं वो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, मैं उसको डेफिनेटली जितनी जल्दी हो सकेगा आंसर करने का ट्राई करूंगा। चलिए देखते हैं आज के कौन से रूल्स हमें पढ़ने हैं। और उसके पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो इट्स योर जॉब टू सब्सक्राइब एंड लाइक इफ यू रियली लाइक द वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हमें कौन से वर्ड्स, कौन से नए रूल्स पढ़ने हैं। सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है आज की क्लास में वो है अपॉस्ट्रोफे। बचपन से हम अपॉस्ट्रोफे के बारे में काफी कुछ पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने देखा है कि अपॉस्ट्रोफे मेजरली स्टूडेंट्स गलत जगह पे लगा देते हैं। कभी वो प्लूरल करने के लिए लगा देंगे, कभी वो किसी का पोजीशन दिखाने के लिए लगा देंगे, कभी वो फालतू में लगा देंगे। तो एक्चुअली में किस जगह पे उसका रिक्वायरमेंट है वहां पे हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। और आज की क्लास के बाद में आपको कोई चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर वहां पे अपॉस्ट्रोफे लगाने की बात आएगी तो डेफिनेटली आप इन्हीं रूल्स के थ्रू उसको मैच करोगे और आप जान जाओगे कि वहां पे अपॉस्ट्रोफे जो लगा है वो गलत है या सही। चलिए देखते हैं। अपॉस्ट्रोफे, टू शो पोजीशन विद समथिंग अपॉस्ट्रोफे इज यूज्ड। सिंपल सा काम है, किसी भी चीज के साथ किसी का लिंक बनाना। जैसे मैंने कहा ये मेरा पेन है, तो ये जो मेरा वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है ये मेरे साथ इसका लिंक बना रहा है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अपॉस्ट्रोफे। इसका सिंबल बहुत कॉमन है, एक कॉमा होता है, इसको अपॉस्ट्रोफे बोलते हैं। जनरली इसके साथ में एक एस लगा हुआ होता है, ठीक है। तो अपॉस्ट्रोफे या फिर अपॉस्ट्रोफे एस, दोनों में से कोई एक चीज आपको यूज करनी होती है। कहां यूज करनी होती है चलिए सीखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अपॉस्ट्रोफे सिग्निफाइज ओनली फॉलोइंग 3 मीनिंग्स। अच्छा, कहीं पे भी आप अपॉस्ट्रोफे नहीं लगा सकते हो। जब भी आप अपॉस्ट्रोफे लगाओगे ये 3 में से एक मीनिंग जरूर निकलना चाहिए उस वर्ड के साथ में। जैसे का, दूसरा के, तीसरा की। अब ये कैसे समझे हम का के की? चलिए बताता हूं आपको। अगर लिखा है राहुल पेन, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा? राहुल का पेन। कौन सा वर्ड आ गया? का। यानी कि राहुल के साथ में क्या लगा दूंगा? अपॉस्ट्रोफे, ठीक है। दूसरा है के। अगर मैंने कहा राहुल और वरुण के पेन्स, तो क्या आ गया हमारे पास में? के। अब अपॉस्ट्रोफे लगेगा दोनों के साथ में। तीसरा, मैंने बोला नेहा की पेन है ये, तो नेहा के साथ में क्या लगाया मैंने? की। तो अपॉस्ट्रोफे की कंडीशन ये भी फुलफिल कर रहा है, ठीक है ना? समझ आ रहा है आपको? तो ये 3 में से कोई एक कंडीशन जरूर होनी चाहिए। जिस भी वर्ड के साथ आप अपॉस्ट्रोफे लगाओगे उस वर्ड के साथ में इनमें से कोई एक कंडीशन जरूर फॉलो होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपॉस्ट्रोफे की दूसरी कंडीशन है अपॉस्ट्रोफे या फिर अपॉस्ट्रोफे एस। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, या तो हम सिर्फ कॉमा लगाते हैं या फिर कॉमा के साथ में एस भी लगाते हैं। तो अब हम कहां पे कॉमा लगाए और कहां पे सिर्फ कॉमा के साथ में एस लगाएंगे, चलिए देखते हैं। When the last sound is not of sa, we use s along with apostrophe sign. अब इसको क्या है जरा समझते हैं। जब भी हम कोई वर्ड पढ़ रहे हैं, कोई भी शब्द जिसके साथ हमको अपॉस्ट्रोफे यूज करना है, अगर उस वर्ड का आखिरी जो साउंड है वो सा वाला आ रहा है, जैसे मान लीजिए जस्टिस, लास्ट में कौन सा साउंड आ रहा है? सा का साउंड आ रहा है, तो मैं इसके साथ में अपॉस्ट्रोफे ही लगाऊंगा, एस यूज नहीं करूंगा। और सिंप्लीफाई करता हूं, अगर किसी वर्ड के लास्ट में सा की साउंड आती है तो मैं सिर्फ अपॉस्ट्रोफे लगाऊंगा। अगर सा की साउंड नहीं आती है तो अपॉस्ट्रोफे के साथ में एस भी लगा दूंगा। फिर से, अगर किसी वर्ड को पढ़ने के टाइम पे लास्ट वर्ड जो मेरा निकल रहा है, जैसे मैंने बोला जस्टिस, आखिरी वर्ड क्या निकला? स, तो मैं सिर्फ अपॉस्ट्रोफे लगाऊंगा। अगर मैंने बोला जोकर, आखिरी वर्ड क्या निकला? रा, स नहीं है, तो मैं अपॉस्ट्रोफे के साथ में एस भी लगाऊंगा। क्लियर है? आखिरी में अगर स की साउंड है तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफे, सा की साउंड नहीं है तो अपॉस्ट्रोफे के साथ में एस भी लगेगा। यही बात ये स्लाइड कहना चाह रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा इनमें यूज करके। मान लीजिए मैंने लिखा गर्ल,
क्या यहाँ पे लास्ट में स की साउंड है? नहीं, मैं क्या लगाऊंगा? अपोस्ट्रोफे एस। दूसरा मैन, क्या इसमें स की साउंड है लास्ट में? नहीं, मैं क्या लगाऊंगा? अपोस्ट्रोफे एस। तीसरा किंग, क्या लास्ट में स की साउंड है? नहीं, ग की साउंड है, मैं क्या लगाऊंगा? अपोस्ट्रोफे एस। एम्परर, क्या लास्ट में स की साउंड है? नहीं, किस चीज की साउंड है? स की साउंड है, मैं क्या लगाऊंगा? अपोस्ट्रोफे एस। आप समझ रहे हो? कोई भी वर्ड अगर लास्ट में स की साउंड है तो आप सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगाओगे, स की साउंड नहीं है तो क्या लगाओगे? अपोस्ट्रोफे के साथ में एस लगाओगे। ठीक है, ये पहला रिक्वायरमेंट है। चलिए आगे देखते हैं। When the last sound of any word ends with sa, we use apostrophe sign only. ठीक है, अब यहां पे जो वर्ड्स दिए हैं, अगर आप इनको पढ़ो और इनके लास्ट में सा की साउंड हो तो आप क्या लगाओगे? सिर्फ अपोस्ट्रोफे, फिर एस नहीं लगेगा। जैसे अगर मैं गर्ल्स पढ़ता हूं तो लास्ट की साउंड किसकी है? स की, मुझे क्या लगाना पड़ेगा? सिर्फ अपोस्ट्रोफे। अगर मैं मेन पढ़ता हूं तो क्या इसमें लास्ट में स की साउंड आ रही है? नहीं, तो मैं क्या लगाऊंगा मेन के साथ में? अपोस्ट्रोफे एस लगाऊंगा। समझ रहे आप? किंग्स, लास्ट में सा की साउंड आ गई, सिर्फ अपोस्ट्रोफे। बॉयज, लास्ट में सा की साउंड आ गई, सिर्फ अपोस्ट्रोफे। जस्टिस, लास्ट में सा की साउंड आ गई, सिर्फ अपोस्ट्रोफे। आप समझ गए? अपोस्ट्रोफे या अपोस्ट्रोफे एस में से कौन सा वाला कब लगाना है? जब सा की साउंड है तो एस नहीं लगाएंगे, सा की साउंड नहीं है तो एस लगा देंगे। ठीक है, अपोस्ट्रोफे के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है अपोस्ट्रोफे इज यूज्ड ओनली विद लिविंग थिंग्स। अच्छा, ये नई लिमिट है। अगर लिविंग थिंग्स लिखी है, जो जीवित चीजें हैं, जैसे इंग्लिश में प्लांट्स या पेड़ों को नॉन लिविंग माना गया है। स्ट्रेंज ना, बट ऐसा ही है। पेड़ इंग्लिश में नॉन लिविंग्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। कंडीशन क्या है? लिविंग थिंग्स के साथ ही सिर्फ आप अपोस्ट्रोफे यूज कर सकते हो, यानी कि अगर वो चीज नॉन लिविंग हुई तो अपोस्ट्रोफे यूज नहीं होगा। देखिए जैसे लिखा है टेबल्स लेग, जो मेज होती है उसके 4 पांव होती हैं, तो टेबल का जो लेग है, क्या ये टेबल लिविंग थिंग होती है? नहीं, इसलिए सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, आगे देखिए। बॉयज हॉस्टल, बॉय तो लिविंग है, यानी कि ये सेंटेंस करेक्ट है। पेन्स कैप, क्या पेन लिविंग होता है? नो, ये भी गलत हो गया। मैन्स पार्लर, मैन लिविंग है? बिल्कुल, तो मैन के साथ में आप लगा सकते हो। क्लियर हो रहा है ये? चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है व्हेन apostrophe is removed with non-living things we use off and flip the position of both the words। अब जरा देखिए, अभी हमने पढ़ा कि नॉन लिविंग के साथ में अगर हम लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन अगर ये गलत है तो इसको सही कैसे लिखते हैं? यही बात कर रहा है अगला रूल। देखिए, जब हम अपोस्ट्रोफे रिमूव करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में तो हम ऑफ लगा देते हैं, और कैसे यूज करते हैं? पोजीशन ऑफ वर्ड्स को बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है, फॉर एग्जांपल ये लिखा है टेबल्स लेग। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि गलत है क्योंकि टेबल नॉन लिविंग थिंग है। इसको सही कैसे करेंगे? मान लीजिए टेबल नंबर, ये टेबल का है वर्ड नंबर 1, लेग है नंबर 2। अब इसको सही कैसे करेंगे? पहले हम लिखेंगे लेग, फिर हम लगाएंगे ऑफ, और फिर हम लिखेंगे टेबल। तो लेग ऑफ टेबल लिखेंगे और ये सही हो जाएगा। अगर लिखा है पेन्स कैप, कैसे ठीक करेंगे? पेन लिखेंगे कैप, फिर लगाएंगे ऑफ, फिर लिखेंगे पेन, और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो नॉन लिविंग थिंग को कैसे सही करना है? पहले लिखेंगे बाद वाला वर्ड, फिर लगाएंगे ऑफ, और फिर लिखेंगे पहला वाला वर्ड, और ये है सही तरीका इसको लिखने का। चलिए आगे देखते हैं। With certain non-living things, apostrophe has been fixed and is always used as it is. We cannot remove it. अब इनकी अपनी मर्जी है। कुछ नॉन लिविंग के साथ में ऑलरेडी अपोस्ट्रोफे फिक्स कर दिया गया है, मतलब जो फ्रेजेस बनाए हैं वो ऑलरेडी फिक्स है, मतलब उसमें ना लगा सकते हो और ना हटा सकते हो। उसमें अपोस्ट्रोफे फिक्स है और आप कभी भी इसको रिमूव या एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते। जैसे अ डेज मार्च, दिन का जो मार्च या होता है, ये एक सॉर्ट ऑफ फ्रेज है जिसका मतलब होता है कोई ऐसा रूटीन जो रोज फॉलो हो रहा हो। इसमें देखो डे के साथ में अपोस्ट्रोफे लगाए। नेचर्स लॉ, प्रकृति का नियम। अब यहाँ पे नेचर क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन फिर भी अपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है। फॉर्च्यून्स फेवरेट, कोई ऐसा आदमी जिसको लकी बोला जाता है, उसके लिए हम जो फ्रेज यूज करते हैं वो क्या है? फॉर्च्यून्स फेवरेट। फिर है एट एन आर्म्स लेंथ, एक आर्म की डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे आर्म के साथ में क्या लगाया मैंने? अपोस्ट्रोफे एस। ये सारे फ्रेजेस के साथ में
नॉन लिविंग्स के साथ में अपोस्ट्रोफी लगा है और आप इसको ऐसे ही यूज करोगे। ऐसे और भी बहुत सारे फ्रेजेस आपने पढ़े होंगे, जैसे एट अ स्टोन्स थ्रो। मैंने बोला, आपने मुझसे पूछा आपका घर कितना दूर है, मैंने कहा माय हाउस इज जस्ट एज स्टोन्स थ्रो फ्रॉम दिस प्लेस, मतलब इतना पास में है कि आप पत्थर फेंकोगे और मेरे घर पे गिर जाएगा। तो स्टोन्स थ्रो में स्टोन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगता है। ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस आपने पढ़े होंगे, तो उनमें से आप कभी भी अपोस्ट्रोफी हटा नहीं सकते, ठीक है। चलिए, ये एक्सेप्शनल होते हैं। चेक करते हैं जरा अपोस्ट्रोफी हमको कितना अच्छे से समझ में आया है। चलिए, जब भी बात होगी अपोस्ट्रोफी लगाने की, हम सारी चीजें चेक करेंगे और फिर कोशिश करेंगे उसको लगाने की। वी शुड थिंक ऑफ फॉरगिविंग दिस पेटी क्राइम। पेटी का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है। पेटी क्राइम एटलीस्ट फॉर जस्टिस सेक। अब देखो यहां पे लिखा है जस्टिस सेक, ये एक फ्रेज है, बहुत कॉमन है। फॉर जस्टिस सेक, फॉर गॉड सेक, सुना होगा आपने, ठीक है। जस्टिस सेक। अब अगर मैं जस्टिस लिखता हूं तो जस्टिस की स्पेलिंग है JUSTICE। इसको लिखते ही अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो जस्टिस में लास्ट वर्ड क्या है, स, यानी कि अपोस्ट्रोफी के साथ में एस नहीं चाहिए। यहां पे यही गलती है, एस हटा देंगे और ये बन जाएगा एकदम सही। क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डोंट वरी फॉर एनीथिंग, माय रेजिडेंस इज जस्ट एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम दिस प्लेस। मेरा घर सिर्फ एक पत्थर फेंकोगे जितनी दूरी पे जाएगा उतनी ही दूरी पे है। अब यहाँ पे लिखा है जस्ट एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब एक पत्थर जो फेंकेंगे हम। आ लिखा है यानी कि स्टोन कितना होगा, एक। तो अगर मान लीजिए मैं स्टोन लिखता हूं, तो स्टोन को पढ़ने में क्या लास्ट में सा की साउंड है, नहीं, यानी कि यहां से स्टोन जब हम लिखेंगे तो अपोस्ट्रोफी कैसे लगेगा, अपोस्ट्रोफी एस। और यहां पे कैसा लगा है, स्टोन के बाद में एस लगाया है और फिर अपोस्ट्रोफी लगाया है। तो गलती यहीं पे है बेटा, क्या लिखेंगे, STONE अपोस्ट्रोफी एस, और ये है इसका सही तरीका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। We can plan our trip to Mussoorie, but availing this week's holiday is quite difficult for us. अब देखो, this का मतलब एक, these का मतलब कई सारे, यानी कि this लिखा है तो एक वीक होगा। जब हम वीक लिखेंगे तो ये ऐसे होगा, वीक। क्या इसको पढ़ने में सा की साउंड आ रही है, नहीं, तो मैं अपोस्ट्रोफी कैसे लगाऊंगा, अपोस्ट्रोफी एस। यहां कैसे लगा है, गलत तरीके से, तो ये गड़बड़ी है, इसको ठीक मैं ऐसे करूंगा। ठीक है बेटा, समझ गए। चलिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी गलत जगह पे लगा हुआ है। फोर्थ देखिए, मेनी पीपल डू नॉट लाइक सेंडिंग देयर गर्ल्स टू स्कूल जस्ट बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल इन आवर विलेज। लड़कियों का जो स्कूल होता है उसकी कमी है विलेज में, ठीक है। लड़कियों का स्कूल यानी कि बहुत सारी गर्ल्स। तो पहले तो मैं गर्ल्स लिख के देखता हूं, GIRLS, पहले तो मैंने गर्ल्स लिख दिया। अब मुझे लिखना है लड़कियों का स्कूल। याद करिए, जब का के की आएगा तो मैं क्या यूज करूंगा, अपोस्ट्रोफी। अब अपोस्ट्रोफी तो यहाँ पे यूज होगा, लेकिन जब मैं गर्ल्स पढ़ रहा हूं तो ऑलरेडी सा की साउंड आ रही है, इसलिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा के इसको मैं सही कर दूंगा। तो यहाँ पे जो गर्ल्स लिखा है ये तरीका गलत है, इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, GIRLS और फिर अपोस्ट्रोफी लगाओगे। ठीक है बेटा, समझ रहा है। लड़कियों का स्कूल होगा तो पहले गर्ल्स लिखेंगे क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हो गई। अब गर्ल्स जब हम पढ़ रहे हैं तो सा की साउंड आ रही है, इसलिए अपोस्ट्रोफी उसके बाद में लगेगा और कोई एक्स्ट्रा एस नहीं लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज डू नॉट ट्राई टू गिव दिस कार टू मी बट टू समबडी एल्सेस। अच्छा ध्यान से देखिएगा, मत कोशिश करो ये कार मुझे देने की, बट किसी और को दे दो, किसी और को दे दो, somebody else's। मुझे एक चीज बताइए, हमने जब भी का के की पढ़ा था तो उसमें 3 वर्ड्स थे, का, दूसरा था के और तीसरा था की। ये 3 वर्ड्स पढ़े थे। यहां पे क्या सेंस निकल रहा है, मुझे मत दो ये कार, किसी और को दे दो, बट टू somebody else, किसी और को दे दो ये कार। तो क्या यहाँ पे को कहीं पे मुझे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यानी कि अपोस्ट्रोफी यूज करने की कंडीशन ये नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए यहां से एल्स में से अपोस्ट्रोफी हट जाएगा। समझ रहे हो आप, ये लिखा है प्लीज नॉट ट्राई टू गिव दिस कार टू मी, मुझे ये कार देने की कोशिश मत करो, किसी और को दे दो, बट टू somebody else's, किसी और को दे दो। अब को इसमें आता नहीं है, यहाँ पे का, के और की आता है, तो को नहीं आता है, इसलिए अपोस्ट्रोफी लगाना गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
I cannot accept it as this is definitely not my car but somebody else. मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये मेरी कार नहीं है लेकिन किसी और की कार है। आप समझ गए, किसी और की है ये कार। तो कौन से वर्ड्स थे, का, के, की आ गया इसमें, यानी कि यहां पे मुझे जरूरत किस चीज की पड़ेगी, अपोस्ट्रोफी की। तो क्या लगाऊंगा, ये मेरी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये मेरी कार नहीं है, किसी और की है। तो एल्स के साथ में हमें की मिल रहा है, somebody else, इसीलिए मैं एल्स की जगह क्या लिखूंगा बेटा, ELSE अपोस्ट्रोफी S। तो ये सही सेंटेंस क्या बनेगा, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता एज दिस इज डेफिनेटली नॉट माई कार बट समबडी एल्सेज, किसी और की कार है ये। ठीक है, प्राइमरी कंडीशन बताई थी ना, का के की जरूर होना चाहिए, तो यहाँ पे की वाला कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, इसलिए एल्स के साथ में हम अपोस्ट्रोफी S लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। रूल नंबर 10 कह रहा है वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर टर्म्ड एज प्रोनाउंस। बहुत बढ़िया, ये तो पता ही है, ऐसे वर्ड्स जिनको हम नाउन्स की जगह पे यूज करते हैं उनको प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है राहुल, अब बार बार मैं बोलूंगा राहुल एक अच्छा बच्चा है, राहुल क्लास 10th में पढ़ता है, राहुल एक डिसिप्लिन बॉय है, बार बार मैं राहुल बोलना अवॉइड करूंगा और मैं राहुल की जगह क्या बोलने लगूंगा, ही बोलने लगूंगा। तो ये जो ही है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। देखिए आगे, जैसे राहुल है, इसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं, ही या हिम। फ्रेंड्स के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं, दे या देम। समीक्षा एक मान लीजिए लड़की है, उसके लिए मैं यूज कर सकता हूं शी या फिर हर। कैमरा के लिए मैं यूज कर सकता हूं इट या फिर इट्स, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, ये है आपके प्रोनाउंस। तो इनका लिमिट भी आई गेस आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। लड़का होता है तो ही यूज करते हैं, लड़की के लिए शी, कई सारे लोग के लिए दे यूज करते हैं, और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो हम इट यूज करते हैं। चलिए आगे और बात करते हैं। यहां पे ये एक चार्ट है, इसको कोशिश करते हैं समझने की। सबसे पहले यहाँ पे इस चार्ट में लिखा है, इस वाले पार्ट को अभी आप फिलहाल भूल जाइए, इसका जरूरत नहीं है। यहां से पढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आपने सुना होगा जब हम कोई सेंटेंस को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट, लास्ट में यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, जिसमें है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। आई यूज करूंगा अपने लिए जब मैं इकलौता हूं, वी यूज करूंगा जब मेरी टीम है। यू के दोनों फॉर्म सेम होते हैं, मतलब अगर मैंने बोला तुम यानी कि एक, तुम लोग यानी कि तुम कई सारे हो गए, तो यू का दोनों में सेम रहता है। ही मतलब एक लड़का, शी मतलब एक लड़की, इट मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग, और दे मतलब कई सारे लोग। अब इनके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस यानी कि ऐसे वर्ड जिनसे हम सेंटेंस को खत्म कर सकते हैं। तो मी आता है आई के लिए, फिर अस आता है, यू का सेम रहता है, ही के लिए हमारे पास हिम है, शी के लिए इट इज हर, इट का सेम रहता है, दे के लिए देम आता है। अभी आगे हम क्लैरिफाई करेंगे कि कौन सा वाला किस हिसाब से यूज होता है। अभी बस आप एक झलक देखिए कि प्रोनाउंस कितने टाइप के हो सकते हैं। फिर आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर आता है पॉजेसिव प्रोनाउन, फिर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूं कि मैंने खुद के लिए गिफ्ट खरीदा है, तो जो खुद वर्ड होगा ये रिफ्लेक्शन दिखा रहा है कि मैंने अपने लिए ही गिफ्ट खरीदा है। समझ रहे हो आप? चलिए आगे बात करते हैं। Pronouns are expressed in the form of three persons and on the basis of singular and plurals. इसको जरा समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपका एक क्लास में टेस्ट हो रहा है, आप किसको देखना चाहोगे फर्स्ट? अपने आप को। हमेशा हम अपने आप को देखना चाहते हैं, तो फर्स्ट पर्सन में हम किसको रखते हैं? आई को। मान लीजिए मेरी टीम है जो मैच खेल रही है, मैं क्या चाहूंगा कौन हमेशा फर्स्ट आए? मेरी टीम। इसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं बेटा? वी यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब सेकंड किसकी टीम आए? अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिसको मैं तुम या यू बोलता हूं, वो सेकंड आना चाहिए। तो सेकंड पर्सन में कौन सा वर्ड आता है बेटा? यू आता है। ठीक है, बाकी कोई भी कुछ भी आ रहा हो मुझे कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट पर्सन में हमेशा मैं खुद रहूंगा। आपने 3 इडियट्स देखी होगी, उसमें कुछ एक स्पेसिफिक सा डायलॉग है कि अगर खुद फर्स्ट नहीं आ पाए तो ठीक है, लेकिन दोस्त नहीं आना चाहिए फर्स्ट, कुछ ऐसा करके डायलॉग है। तो फर्स्ट पर्सन क्या है? आई या फिर वी है। सेकंड पर्सन के लिए यू आएगा, और थर्ड पर्सन के लिए बाकी बची सारी चीजें, जैसे ही, फिर आ जाता है शी, फिर आ जाता है इट, और फिर आ जाता है दे। ये सारे किधर आ जाएंगे? थर्ड पर्सन में। क्लियर है? समझ आ गया? तो इस हिसाब से फर्स्ट पर्सन मैं खुद हो जाऊंगा, सेकंड पर्सन मेरा दोस्त हो जाएगा जिसके लिए मैं यू यूज करता हूं, थर्ड पर्सन में बाकी सारी चीजें ही, शी, इट, दे या फिर किसी का नाम, ये सब थर्ड पर्सन में आ जाएगा।
ठीक है, चलिए अब वापस आपको मैं समझाता हूं ये सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। देखिए आपने सुना होगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। चलिए देखते हैं जरा सा। मान लीजिए मेरे पास में अपने लिए कौन से दो वर्ड्स थे, आई और वी। जब मैंने आई यूज किया तो मैं कितने लोग को कंसिडर कर रहा था, अकेले अपने आप को। इसीलिए आई क्या होता है, सिंगुलर होता है फर्स्ट पर्सन का। वी किया था तो मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, इसलिए वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, मतलब एक से ज्यादा लोग को दिखाने वाला। यू के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ड था, तो सिंगुलर में भी यही और प्लूरल में भी यही। ठीक है, चलिए थर्ड पर्सन में हमारे पास था ही, शी, इट। ही मतलब एक लड़का, शी मतलब एक लड़की, इट मतलब कोई एक नॉन लिविंग चीज। तो यानी कि सिंगुलर के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, ही, शी, इट, ये सब क्या हो जाएंगे, सिंगुलर। और इकलौता बेचारा प्लूरल के लिए क्या बचता है, दे, यानी कि बहुत सारे लोग। ठीक है, समझ गए आप। तो ये होती है लिमिट्स, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। ये वाली चीज जो शायद आपको बर्डन की तरह लगती हो, वो इतनी आसान है। आई होप अभी आप ये काफी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए और लिमिट्स आपको इनकी पढ़ाता हूं। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कब यूज होते हैं, चलिए बात करते हैं। अब यहां पे बात कर देंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस की। जैसे अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे कौन से प्रोनाउंस पढ़े थे, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस पढ़े हैं, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस पढ़े हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स पढ़े हैं और पॉजेसिव प्रोनाउंस भी पढ़े हैं, है ना। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। तो अब इनके यूजेस देखते हैं, फिर लास्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब इनके यूज देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। चलिए सबसे पहले हमको बात करनी है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस की। इनको कब यूज करते हैं, सेंटेंस को शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। जैसे लिखा है हर या फिर शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो सब्जेक्टिव क्या है इसमें, शी, इसलिए हर यहां से काट देंगे और शी हो जाएगा सही। क्लियर। सेकंड देखिए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट कब आता है सेंटेंस में, जब हम सेंटेंस को खत्म कर रहे होते हैं बेटा। सेंटेंस को शुरू करने के लिए क्या आता है, सब्जेक्टिव, इसीलिए क्या करेंगे, स्टार्ट करने के लिए हम सब्जेक्टिव यूज करेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव क्या करता है, सेंटेंस को खत्म करता है या सेंटेंस के बाद में आता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव को बाद में लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है दिस बुक इज फॉर आई या फिर मी, ऑब्जेक्टिव कौन सा है, मी, इसीलिए यहां से आई कटेगा और मी यहां पे सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का यूज। चलिए अगला देखते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब ये थोड़ी सी नई चीज है जो आपको शायद समझनी पड़ेगी। हम प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव क्यों पढ़े, ये भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिए क्यों पढ़ना है बेटा, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पे जो माइन वर्ड है ये भी ये दिखा रहा है कि पेन मुझे बिलोंग कर रहा है। फिर यहाँ लिखा है दिस इज माई पेन, अब यहाँ पे माई वर्ड भी ये दिखा रहा है कि ये पेन किसको बिलोंग कर रहा है, मुझे बिलोंग कर रहा है। तो ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन दोनों क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है। इसीलिए एक जगह पे ये प्रोनाउन है, एक जगह पे ये एडजेक्टिव है। अब आप कैसे पहचानोगे और कैसे यूज करोगे, चलिए इसको इजी बनाता हूं, ध्यान से देखिए इसको। Possessive pronoun are used where there is the end of the sense of sentence. जब सेंटेंस में आप इस वर्ड के बाद में, मतलब जो भी प्रोनाउन यूज होगा, इसके बाद में आप कुछ और नहीं लगा सकते, इस सेंस का आप कुछ और नहीं लगा सकते। जब ये वर्ड एकदम लास्ट में यूज होगा तब इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। फिर से, जब सेंटेंस के सेंस में ये पॉजेसिव प्रोनाउन एकदम लास्ट वर्ड की तरह यूज होगा तब इसको क्या बोलेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, व्हेन अ वर्ड हैज टू फॉलो एनी हाउ टू मेक सेंस। अब जैसे मान लीजिए मैं ये सेंटेंस को माय पे खत्म करना चाहूं, यहां से मैं पेन हटा दूं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं दिस इज माय। आप बोलोगे क्या चीज, व्हाट। तो यानी कि माय पे मैं सेंटेंस को खत्म नहीं कर सकता, हमेशा माय के बाद मुझे एक वर्ड चाहिए ही होगा। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, जब भी सेंटेंस को खत्म करने के लिए कोई प्रोनाउन यूज होगा पॉजेसिव वाले में, तो वो कौन सा होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर खत्म ना करके उसके बाद भी हमेशा एक वर्ड आए तो वो कौन सा हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा इंडिया इज माय, आपने पूछा क्या, यानी कि माय को मैं लास्ट में नहीं ला सकता, उसके बाद एक और वर्ड चाहिए होगा, इसीलिए बोलते हैं इंडिया इज माय कंट्री। तो माय के बाद में जब आप कंट्री ला रहे हो तब चलेगा, लेकिन इंडिया इज माय लिखोगे तो गलत हो जाएगा। यही अगर आप लिखना चाहो इंडिया इज माइन, सही है, क्योंकि माइन पे आप सेंटेंस को खत्म कर सकते हो। समझ आ गया दोनों में डिफरेंस। चलिए अब यहां पे एक रूल है, ये रूल कह रहा है
जब भी हम कभी वर्ब यूज करेंगे, लेट वर्ड यूज करेंगे, बट वर्ड यूज करेंगे, या फिर कोई भी प्रेपोजिशन यूज करेंगे, फिर से देखिए, जब भी सेंटेंस में कोई वर्ब यूज हुआ होगा, लेट वर्ड यूज हुआ होगा, बट वर्ड यूज हुआ होगा, या प्रेपोजिशंस यूज हुए होंगे, कोई से भी, इन, एट, ऑन, कोई भी प्रेपोजिशन यूज हुआ होगा, हमेशा कौन सा फॉर्म फॉलो होगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यानी कि जैसे लिखा है ही हैज स्लैप्ड शी या हर, अब यहां पे स्लैप्ड क्या है? वर्ब है। इसके बाद में कौन सी फॉर्म फॉलो होगी? ऑब्जेक्टिव। शी और हर में से ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है? आप वापस स्लाइड पर जाके देखना, सब्जेक्टिव फॉर्म है शी और ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर, इसीलिए यहां से शी हटेगा और हर सही हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या है? ही हैज स्लैप्ड हर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्लैप्ड है वर्ब, और वर्ब के, लेट के, बट और प्रेपोजिशंस के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म फॉलो होती है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, सेकंड देखते हैं, लेट ही या हिम डू द एंटायर वर्क। अब लेट आ गया, यहां पे भी लेट था, लेट के बाद में कौन सी फॉर्म? ऑब्जेक्टिव। ही और हिम में से कौन सी ऑब्जेक्टिव? हिम ऑब्जेक्टिव। तो ही यहां से हटाएंगे और हिम पे कर देंगे टिक। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए, वी ब्लेम्ड नोबडी बट ही या फिर हिम, कौन सा करेंगे? बट यहां पे आ रहा है, अब बट के बाद में कौन सा फॉर्म लगाना है? ऑब्जेक्टिव। तो ही गलत है, यहां पे हिम सही है। आई होप ये क्लियर होता जा रहा होगा। ये चार कैटेगरीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, दिस गिफ्ट इज फॉर ही या फिर हिम। फॉर क्या है बेटा? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ही कौन सा फॉर्म है? सब्जेक्टिव। हिम कौन सा फॉर्म है? ऑब्जेक्टिव। तो ही हटाएंगे और हिम को यहां पे सही कर देंगे। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये काफी इजी था, बस ये ध्यान रखेंगे, कोई भी वर्ब यूज हो, लेट यूज हो, बट यूज हो या प्रेपोजिशन, आप हमेशा क्या करोगे? उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस यूज करोगे। ठीक है, चलिए अब बारी आती है चेक करने की कि जो भी अभी पढ़ा है वो हम कर पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फिर चेक करेंगे कि एक्चुअली में ये रूल्स कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ही हैज ऑलवेज बीन काइंड टुवर्ड्स हर बट दिस ब्यूटीफुल गिटार इज नॉट फॉर शी। अरे बाप रे, यहां पे लिखा है नॉट फॉर। फॉर क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद में शी नहीं आ सकता है, हमें क्या लगाना पड़ेगा? शी की जगह पे हर लगाएंगे और ये सही हो जाएगा। ठीक है, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई विल नॉट लेट यू डू दीज थिंग्स अंटिल यू प्रूव योर मेटल टू द कंपनी। अच्छा, आई विल नॉट लेट यू डू दीज थिंग्स अंटिल यू प्रूव योर मेटल टू द कंपनी। अब यहां पे हमको लेट मिल चुका है, लेट के बाद कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। लेकिन बेटा यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है, ध्यान रखिएगा, तो आपको यू चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। We will not allow our manager to consider he for any of the posts here. Consider क्या है? Verb है, consider करना, verb, किसी को consider करना या किसी के बारे में सोचना, ये verb है। Verb के बाद में कौन सी फॉर्म लगाते हैं बेटा? he क्या है? Subjective। इसकी जगह क्या लगाएंगे? him, और ये सेंटेंस तब सही होगा। तो he की जगह him लगाओगे और सेंटेंस को आप सही कर दोगे। ठीक है, साथ साथ में सॉल्व करते चलिए, जिससे श्योर होता चले कि आपको भी एग्जैक्टली उतना ही समझ आया है। He should not allow their behavior to be a point with which people judge his ethics. अब यहाँ पे he यूज हुआ है, फिर यहाँ पे his यूज हुआ है, इसका मतलब है यही लड़का है जिसकी अकेली बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे हमने यूज कर दिया है their। अब ये गड़बड़ हो गया, their behavior की जगह क्या लिखेंगे बेटा? his behavior लिखेंगे। आसान है ना? He should not allow their behavior to be a point with which people judges ethics. अब कुछ लोग को लग सकता है यहाँ पे their लिखा था तो मैं यहाँ पे their कर देता, लेकिन बेटा फिर यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह गलती लगानी पड़ती, एक सेंटेंस में एक ही गलती स्पॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे their हटाएंगे, his करेंगे और सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, owing to his eccentric mind, Rahim has been kind to nobody else but he. बट आ गया यहाँ पे, बट के बाद में कौन सा फॉर्म लगता है? अभी बताया था मैंने, लेट, बट, प्रेपोजिशन और वर्ब के बाद में कौन सी फॉर्म? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ही कौन सा फॉर्म है बेटा? सब्जेक्टिव। ही की जगह क्या लगा देंगे? हिम, और ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब आ गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टाइम, तो फटाफट आंसर करिएगा स्पीड में और देखिएगा कैसे वो रोल प्ले करेंगे आपको इन क्वेश्चंस को इजीली टैकल करने में। फर्स्ट, all doubts are cleared between you and I.
अब ध्यान से देखो, बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद में कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बिटवीन है प्रेपोजिशन, यू तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में सेम होता है। आई यहाँ पे क्या है? गलत है, आई की जगह क्या लगा दोगे? मी, और सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, आई एम योर्स अफेक्शनेट सन। क्या कभी ऐसे योर्स लिखते हैं? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इट शुड बी आई एम योर अफेक्शनेट सन। ठीक है, योर्स लिखने की जरूरत नहीं है। आपका ऑलरेडी मीनिंग आ जाता है योर में, योर का मीनिंग ऑलरेडी आपका होता है। ठीक है, तो योर के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा आपका का, तो दो का जरूरत नहीं है, इट शुड बी आपका, तो इसलिए हम योर लगाते हैं बेटा। योर्स ऐसे कभी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए, बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। अब समझो ध्यान से, यहां पे लिखा है बोथ मी एंड माई सिस्टर, यहां पे मी किस जगह पे यूज किया है? सब्जेक्ट की जगह पे। लेकिन सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या ऑब्जेक्टिव यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सेंटेंस को शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सब्जेक्टिव। इसीलिए यहां से मी हटाएंगे और क्या लगा देंगे? आई। तो सही सेंटेंस क्या होगा? बोथ आई एंड माई सिस्टर वेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टीना फ्रेंड्स प्रेफर्ड हर रेमेडीज टू द डॉक्टर्स। अब यहां पे देखो, क्रिस्टीना फ्रेंड्स प्रेफर्ड, क्रिस्टीना के फ्रेंड्स प्रेफर करते हैं, ऐसा कहना चाह रहा है, लेकिन फ्रेंड्स के साथ में अपॉस्ट्रोफी लगा दिया है, मतलब इधर उधर कर दिया है। तो क्या कहना पड़ेगा? क्रिस्टीना के फ्रेंड्स की जरूरत है। तो के वर्ड किसके साथ आ रहा है? क्रिस्टीना के साथ में, यानी कि फ्रेंड में से अपॉस्ट्रोफी हटेगा और क्रिस्टीना के बाद में अपॉस्ट्रोफी एस लगा के ये सेंटेंस को हम सही कर देंगे। समझ पा रहे हो आप? क्रिस्टीना फ्रेंड्स नहीं, क्रिस्टीनाज फ्रेंड्स प्रेफर्ड हर रेमेडीज टू द डॉक्टर्स, ये ऐसे ठीक होगा। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, द विलेजर्स डू नॉट लेट इट डू एनी ऑफ द हाउसहोल्ड चोर्स एज ही बिलोंग टू लोअर कास्ट। अब जो गांव वाले हैं वो उसको कोई घर का काम नहीं करने दे रहे बेटा। दिस इज CHORES, इंग्लिश में इसको चोर्स पढ़ते हैं, मतलब घर के काम। हिंदी वाला चोर्स नहीं, इट्स CHORES, चोर्स, क्योंकि वो लोअर कास्ट को बिलोंग करता है। अब सेंटेंस का सेंस तो ये है, लेकिन यहां पे देखिए बेटा, यहां पे इट लिखा हुआ है। एक आदमी के लिए क्या इट लगाना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। इट की जगह पे क्या लगेगा? लेट के बाद में हमें क्या चीज यूज करना पड़ता है? ऑब्जेक्टिव। इसीलिए लेट के बाद में हम जो वर्ड यूज हो सकता था उसमें ही की जगह पे हिम लगाएंगे। तो सही सेंटेंस क्या होगा? द विलेजर्स डू नॉट लेट हिम डू एनी ऑफ द हाउसहोल्ड चोर्स एज ही बिलोंग टू लोअर कास्ट। ये क्लियर हो जा रहा है? समझ आ रहा है? ये लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, इसीलिए ही की जगह हमने हिम लगा दिया है। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन को और काफी नई चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। नेक्स्ट सेशंस में और कुछ नए इंटरेस्टिंग 50 गोल्डन रूल्स के कुछ पार्ट्स को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस। टिल देन आप टेलीग्राम चैनल को और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करो, वहां से आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिलने वाली हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।